आदाब नाजरीन, 2019 के इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज दूसरे मरहले का इंतखाब मुकम्मल हो गया, पोलिंग मुकम्मल हो गई। 95 सीटों पर दूसरे मरहले की पोलिंग हुई। छुटपुट अगर वाकयात को हम छोड़ दें, एक दो जगह पर ईवीएम की खराबी की शिकायत आई, इसके अलावा अगर पूरे दूसरे मरहले को हम देखते हैं तो दूसरा मरहला बहुत शानदार रहा, बहुत पुरअमन तौर पर यह मरहला एक तरह से मुकम्मल हो गया। 95 सीटों पर आज पोलिंग हुई है और अगर पहले मरहले को मिला लें और दूसरे मरहले को मिला लें तो कुल 186 सीटों पर 2019 के इंतखाबात में पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर 1/3 सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। पहला मरहला और अब दूसरा मरहला, दोनों मरहलों को मिलाकर अब एक रुख तय हो गया है चुनाव का कि आखिर ये चुनाव किस समत में जा रहे हैं, इसका आखिर रुख क्या कुछ होगा। आज की पोलिंग पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथी विशाल आजम भी मौजूद हैं। दिन भर आज विशाल आजम इसी में मसरूफ रहे आज की पोलिंग में। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरे मरहले में आखिर खास क्या कुछ था, मेन फैक्टर्स क्या कुछ थे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों की हम बात करेंगे जहां पर आज वोट डाले गए हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे मरहले की बात करते हैं, सेकंड फेज की बात करते हैं, तो सेकंड फेज को हम इस मैजिक वॉल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान के इस नक्शे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से किन किन रियासतों में आज वोट डाले गए हैं। इसके अलावा हम आपको अगर बताने की कोशिश करें, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, ये जो दायरा मैंने बनाया इसमें जम्मू कश्मीर की 2 सीटें आती हैं, श्रीनगर की सीट और एक उधमपुर की सीट। ये दोनों सीट आज बहुत इंपॉर्टेंट थी। श्रीनगर की सीट पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, वो खुद आज मैदान में थे, इस वजह से ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट थी। इसके अलावा उधमपुर की सीट से मौजूदा ममलिकती वजीर जितेंद्र सिंह खुद उम्मीदवार हैं बीजेपी की, इस वजह से इस सीट को भी काफी अहम माना जा रहा है। इन दोनों सीटों पर मैं चर्चा करूंगा। विशाल आजम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर इन दोनों सीटों की हम बात करते हैं, जिस तरह से उधमपुर की सीट है या श्रीनगर की सीट है, किस तरह से इस बार की फाइट को आप देखते हैं? देखिए अबू हुरैरा, ये इंतखाब जो है वाकई काफ़ी अहम है और ख़ासतौर से ये 2 मरहले का जो इंतखाब है, इन 2 मरहलों में ये जो 2 सीटें आप बता रहे हैं, एक श्रीनगर की, दूसरे उधमपुर की, तो इनमें जो ख़ास बात है वो ये है कि श्रीनगर का पहले जिक्र कर लेते हैं हम कि श्रीनगर में जो बेसिकली वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला एक काफ़ी बड़ा नाम है और लगातार कई बार उन्होंने वहाँ पर इंतखाबात जीते हैं। तो इस बार श्रीनगर की सीट पे फारूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ कांग्रेस का और पीडीपी का एक स्ट्रैटेजिक, मतलब एक कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये हो रहा है कि श्रीनगर सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीट इससे फारूक अब्दुल्ला है, वहाँ कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और बिल्कुल नहीं कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो वहाँ पे एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है, अलायंस साफ तौर से दिख रहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर जो आ जाता, जो फारूक अब्दुल्ला को नुकसान हो सकता था, तो वो ऐसा ना हो। और यही हाल लगभग दूसरी पार्टियों का भी है। उसके ठीक उलट आप देखें तो जो उधमपुर की जो सीट है, इस उधमपुर की सीट में वही चीज़ देख रही है। वहाँ पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया है और कांग्रेस का कैंडिडेट, हालांकि जो जितेंद्र सिंह है, चूंकि जाहिर सी बात जो सिटिंग मेंबर है उसके बारे में तो हमेशा ही तस्वुर किया जाता है कि वो काफ़ी जो है बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट को भी वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है एनसी और दूसरी पार्टियों का, जिन्होंने वहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किए हैं। तो इस तरह से दोनों सीटों पर जो है काफ़ी स्ट्रैटेजिकली ये आगे बढ़ रहे हैं। और ओवरऑल जहाँ पे इस पूरा जो ये इलेक्शन है अबू हुरैरा, ये बात इसी की हो रही थी कि अलायंस, यानी कि एक तरफ बीजेपी है जिसके साथ कई पार्टियां हैं, कमोबेश 40 पार्टियां हैं बीजेपी के साथ। हालांकि बीजेपी के नेता के जबान पर लगातार ये बात है कि जो हमारा मुकाबला है वो महागठबंधन से है और महामिलावट है, महागठबंधन है, लेकिन गठबंधन इनके पास भी है। सिर्फ अकेले तमिलनाडु में बीजेपी का जो अलायंस है वहाँ AIADMK, PMK और कई पार्टियों के साथ तकरीबन 7-8 पार्टियां हैं। बहरहाल तो ये है इन 2 सीटों की तस्वीर। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सही विशाल आजम। अगर हम हिंदुस्तान के नक्शे पर कुछ और नीचे आते हैं, सीधे हम यूपी पर अगर फोकस करते हैं, तो यूपी के चुनाव पर तो इस बार खास नजर सबकी है, क्योंकि 2014 के मुकाबले में 2019 में भी यहाँ पर इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। ये यूपी की 8 सीटें हैं जहां पर आज चुनाव हो रहा है। अगर इसको कुछ और तफसील से हम समझने की कोशिश करेंगे विशाल, कि ये 8 सीटें इस बार आखिर क्यों अहम है। स्टेट वाइज अगर हम यहां पर चले जाते हैं और यूपी की सिर्फ अगर हम बात करते हैं, और यूपी की सिर्फ 8 सीटों की बात है, जिन 8 सीटों पर आज पोल हुआ है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो अब मैजिक वॉल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 5 सीटें, ये 2014 का नक्शा है और विशाल इसी वजह से इसका कलर भगवा है, इसका रंग जो है 2014 में
बीजेपी की किस तरह की एक लहर थी या सुनामी थी, जो बिल्कुल उसका दबदबा था। तो 2014 में विशाल बीजेपी ने पूरी की पूरी 8 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि यूपी पर किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं एसपी बीएसपी और आरएलडी के एक साथ आने के बाद। देखिए, यूपी जो है वो बहुत ही अहम है जमहूरियत में, खासतौर से जब भी आम इलेक्शन होता है। हमारे नाज़रीन भी इस बात को जानते हैं। लोग कहते हैं कि जो पीएम का यानी वज़ीर आज़म का जो रास्ता तय करता है और आम इंतखाबात में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, उसका जो रास्ता तय होता है वो यूपी के जरिए से होता है। उसकी एक वाहिद वजह यह है कि यूपी आज भी, हालांकि इसके 2 टुकड़े मतलब ये रियासत बंटने के बाद एक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रह गया, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। तो 80 सीटें काफ़ी मायने रखती हैं। पिछली बार पूरे इंतखाबात में 2014 में जो यूपी से जो बीजेपी ने सीटें हासिल की थी, वो अकेले बीजेपी ने 71 सीटें लाई थी और 2 सीटें उनकी जो अलाइज थी उन्होंने हासिल की थी अपना दल ने। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 80 में से 71 सीट लेके आना मतलब 50% से थोड़ा कम तो है, आपके सरकार बनने का रास्ता वहीं तय हो जाता है। इस बार क्या हुआ है हुरैरा कि 2014 में जो बीजेपी है उसने एक तो ये किया कि जो भी छोटी बड़ी तमाम पार्टियां ने उससे अलायंस कर लिया। बिल्कुल अलायंस करने से फायदा ये मिला कि जो उनका वोट नहीं था वो उनके पास आ गया, जिनसे वो कर पाए अलायंस, जिससे छोटी से छोटी पार्टियों से उन्होंने अलायंस कर लिया। और दूसरी पार्टियां जो है, जैसे समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या बहुजन समाज पार्टी है, उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि 80 में से अकेले बीजेपी जैसी पार्टी 71 सीटें ले आएंगी। और इसी का नतीजा यह है कि इस बार ये बदलाव जो आपने पूछा है वो ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी काफी लंबे अरसे के बाद, मतलब काशी मुलायम का जो एक नारा था उस जमाने में, उस नारे के बाद मुलायम अखिलेश और माया जो एक साथ आए। तो अब नतीजा यह है कि इस बार के सेकंड फेज के इलेक्शन में जो हम अभी दिखा रहे थे कि बीजेपी ने जो 8 सीटें लाई थी, इस बार आप देखिए बीजेपी के साथ कौन कौन सी पार्टियां हैं वहां पर। अपना दल है, एसबीएसपी है, निषाद पार्टी है, बीजेपी है, और ये इस बार का आंकड़ा है जो इस बार है। तो इस बार एसपी बीएसपी को आप देखिए, पिछली बार में आप देख सकते हैं कि इस बार एसपी बीएसपी अकेले नहीं है, यही बदलाव है। एसपी बीएसपी यानी समाजवादी पार्टी भी है और आरएलडी भी है, राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। तो सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि एसपी बीएसपी का एक साथ आ जाना, आरएलडी का एक साथ आ जाना, ये बीजेपी को काफी परेशान कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि आपने देखा कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी शायद थोड़ी सी इस मुसीबत में आ गई कि भाई क्या नैरेटिव तय किया जाए, बिल्कुल किस नारे के साथ आगे बढ़ा जाए कि इसका काउंटर हो सके। और ये जबरदस्त उनको जो है एक, चूंकि देखिए बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ उनको बचाना है। अगर वो एक सीट भी लूज करते हैं 8 में से तो कहा जाएगा कि बीजेपी लूजर हो गई। बिल्कुल। और एसपी बीएसपी आरएलडी जो है इनके पास एक भी सीट नहीं थी, कुछ हारने के लिए नहीं है, गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो है उनको पाने के लिए। बिल्कुल। विशाल, इसी तरह से अगर वोट शेयर की हम बात करते हैं, जिस तरह से अगर एसपी बीएसपी वोट शेयर की बात कर लें या सिर्फ अलग अलग जो पार्टियां अलायंस की इनकी अगर हम बात कर लें, तो एसपी बीएसपी इत्तेहाद का जो वोट शेयर है वो 45.15% है 2014 में। अगर इन पार्टियों का, क्योंकि ये तो अलग अलग 2014 में थी, लेकिन इन पार्टियों का वोट शेयर इतना है। और इसी तरह से अगर बीजेपी इत्तेहाद का आप देख लीजिए तो 50% से ज्यादा, तकरीबन 50 का उस वक्त शो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5%, ये जो है लगभग 5% का, हालांकि 5% का जो फासला है वोटिंग में, ये बहुत बड़ा माना जाता है, ये कम भी नहीं है। लेकिन आप टोटलिटी में देखिए तो 45% उनको तब मिल रहा था जब उन्होंने एक भी सीट हासिल नहीं की थी। और अब जब ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक साथ तीनों हैं, तो जाहिर है काफी बड़ा फोल्ड है जो इनके साथ आ जा रहा है, यानी एंटी बीजेपी ये वोट था एक साथ आ जा रहा है। तो ये इनको फायदा पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा। अब रही बात ये कि इन सब के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी और एसपी ने सपोज गठबंधन कर लिया, वो तो जाहिर है, लेकिन अब होता यह है कि बड़े नेता जब मिल गए तो जो वर्कर्स हैं ग्राउंड लेवल पे, जो पार्टी वर्कर्स हैं, उनमें कितना मिलान हो पाता है, ये बहुत अहम है। बात है कि पार्टियां तो मिली हैं, उनके वर्कर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये एक अच्छी बात आपने बताई। अगर वो पूरा ग्राउंड लेवल पे भी हो जाता है बिल्कुल तो फायदा है। एक चीज इसमें बड़ी काम की है अबू हुरैरा, थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये सेकंड फेज के इलेक्शन से ठीक पहले जब कैंपेनिंग पूरे शबाब पर था तो इस एसपी बीएसपी अलायंस को एक झटका इस तरह से लगा कि मायावती पर बैन लग गया तशहीर का। लेकिन उसी की तरफ, दूसरी तरफ हम देखें तो जो बीजेपी लेड एनडीए वहां पर है, वहां पे योगी आदित्यनाथ पर भी बैन लगा। ये अलग बात है कि उन्होंने बैन के बावजूद रास्ते तलाश लिए।
बिल्कुल। लेकिन बैन की अगर आप विशाल बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी पर भी बैन लगा, लेकिन सबसे अहम यहां पर था मायावती पर बैन लगना, क्योंकि दूसरे मरहले की अगर हम बात करते हैं, इन 8 सीटों में 6 सीटें ऐसी थी जिन पर बीएसपी के उम्मीदवार थे, और ठीक एक दिन बाद आगरा में मायावती को अपनी रैली करनी थी और उससे पहले इस तरह का बैन लगना। तो सवाल यह भी उठ रहे थे कि क्या जो इन लीडरान पे, क्योंकि जितने भी लीडर थे सब कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल लीडर थे, बड़े चेहरे थे अपनी अपनी पार्टी के, क्या वाकई में सेकंड फेज की वोटिंग पर उसका भी असर पड़ेगा? यह भी सवाल उठ रहा था। असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि मायावती एक ऐसा मतलब चेहरा है, जिस तरह से हम कहते हैं कि बीजेपी के पास बेसिकली जो कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, उसके बहुत सारे जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के साथ हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस, मतलब उनका एक कैडर है। तो इस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उसका भी एक कैडर है। इसका कैडर ऐसा है कि मतलब किसी भी हाल में उनके साथ नजर आता है। आप देखिए, सिर्फ सेकंड फेज की ही बात हम ना करें, ओवरऑल 2014 के इलेक्शन आप देख लीजिए। 2014 के इलेक्शन में बहुत हैरान करने वाली बात है कि मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, नॉट अ सिंगल। मैजिक बॉल के जरिए भी देख सकते हैं कि बीएसपी नक्शे से बिल्कुल गायब है। बिल्कुल, तो बीएसपी इस नक्शे से गायब है, और बीजेपी को 282 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 44 सीटें मिलती हैं। किस तरह से बीजेपी का आपने जिक्र किया, 282 सीटें, यानी पूरे मुल्क में भगवा कलर आप देख सकते हैं। ये सिर्फ बीजेपी की सीटें हैं 2014 की अगर हम बात करें। यूपी में भी आप देखिए, ये सीटें जहां भी आपको ये ग्रे कलर नजर आ रहा है, मतलब ये कांग्रेस की सीट है या फिर कांग्रेस की सीट है, लेकिन इसमें कहीं ये क्लियर है बिल्कुल। तो इस पूरे में 2014 में कहीं भी बीएसपी नहीं है, नॉट अ सिंगल सीट। लेकिन बीएसपी का मुझे नहीं पता यहां पर उन्होंने वोट परसेंटेज हम देख पाएंगे कि नहीं। 19 यानी कोई एक ऐसी पार्टी जो इस पे बीएसपी को 19.61%, यानी इसको हम राउंड फिगर में 20 मान सकते हैं, 0.5 से आगे जा रहा है। तो 20% वोट इनको मिलता है, हालांकि एक भी सीट नहीं मिलती है। वहीं पे आप देखिए कि बीजेपी जब 73 सीट लाती है अलायंस के साथ, इसमें सिर्फ अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी के साथ जो है अलायंस में आप देखिए 71 सीटें, 42%, यानी एक तरफ 20% मायावती को मिला वोट, एक भी सीट नहीं मिली, और ये उससे डबल 42% वोट मिलता है, और सीटें मिलती है कितनी, 71। इससे यह पता चलता है कि बहुत मार्जिनल उनकी हार हुई है जहां भी कहीं वो हारी हैं। और इस बार मायावती का कैंपेन एक दिन के लिए ही सही नहीं कर पाना, नुकसान तो थोड़ा पहुंचेगा, लेकिन ये भी एक वजह है कि बीएसपी का चूंकि अलायंस है एसपी के साथ और आरएलडी के साथ, तो उसकी भरपाई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किसी तरह से की है। और साथ ही एक नई चीज यहां शुरू हुई है कि मायावती ने अपने भतीजे को, आनंद जिनका नाम है, भतीजे को उस स्टेज पर आने का मौका दिया, और न सिर्फ वो वहां मौजूद रहे बल्कि उन्होंने खिताब भी किया, और बुआ जी कहते हैं तो उनका मैसेज भी पढ़कर सुनाया। लेकिन विशाल, यूपी की लड़ाई में एक तीसरा फैक्टर की अगर हम बात करें, मुकाबला इस बार दो रुखी नहीं है। कांग्रेस के आने के बाद और प्रियंका गांधी के आने के बाद मुकाबला इस बार सहरुखी है। कांग्रेस का किस तरह से रोल देखते हैं यूपी की लड़ाई में आप? देखिए, कांग्रेस जो है इस बार कांग्रेस सिर्फ जो है बीजेपी के मतलब यूपी के लड़ाई में कांग्रेस ने सिर्फ एक सेंसेशन पैदा कर दिया है। मतलब हार जीत से परे एक सेंसेशनल जो है एक वेव सा आ गया है वहां पे। वो वेव जिस तरह से प्रियंका गांधी वहां घूम फिर रही हैं और रोड शोज कर रही हैं, और उनमें जो वो सिर्फ ये याद दिला रही हैं कि आप सोच समझ कर वोट कीजिए, आप उन वादों को याद कीजिए जो आपसे किया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये गठबंधन हो जाता तो जो और भी एक्सपर्ट्स की राय है कि ये बहुत बड़ा एक फर्क दिखा सकता था अगर कांग्रेस भी जाती है एसपी बीएसपी के साथ जी। लेकिन उसके पीछे एक वजह ये बताई जाती है कि अगर ये एक साथ आ जाते यूपी में खास तौर से, तो आपको याद होगा कि इससे पहले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस एसपी के साथ गई थी, समाजवादी पार्टी के साथ, और एक नारा लगा था कि दो लड़के यूपी के लड़के, ठीक है जी। तो लेकिन नतीजा क्या हुआ, उनको वो कामयाबी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये इस बात से बचना चाहते थे कि फिर से हम वो अलायंस करके और अपने विरोधी को ये मौका ना दे दें कि वो हमें उस बहाने से फिर से हमें निशाना बनाए। तो 2019 की इंतखाबी जंग लगातार जारी है। दूसरे मरहले की पोलिंग आज मुकम्मल हो गई है। क्या कुछ तस्वीर दूसरे मरहले के बाद अब
उभर रही है? क्या कुछ मेन फैक्टर थे जिन पर आज लोग घरों से निकलकर, और शानदार पोलिंग रही है। अब से कुछ देर बाद ही इलेक्शन कमीशन की बाकायदा पीसी होगी और उसमें पता चलेगा कि मुकम्मल पोलिंग, टोटल कितनी पोलिंग आज हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथी विशाल आजम लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज की पोलिंग पर मेरे साथ तज्जिया कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। विशाल, अगर आज की हम बात करते हैं, 2014 में तो बड़ा शानदार एक तरह से कारकर्दगी बीजेपी की रही थी और मोदी लहर पर बीजेपी चली थी, लेकिन 2019 की अगर हम बात करते हैं, क्या अभी भी उस मोदी लहर को हम देख पाते हैं? क्या कुछ फैक्टर चेंज आपको नजर आते हैं 2014 और 2019 आते आते? क्या कुछ तब्दीलियां आपको नजर आती हैं? देखिए, 2014 का एक ऐसा मौका था जब जो मुल्क की आवाम है या जो मुल्क का वोटर है, वो एक तरह से सपनों की दुनिया में सैर कर रहा था। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, तमाम वादे और तमाम दावे, और उसे ये बताया जा रहा था कैसे आप बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे, कैसे आप बुलेट ट्रेन से जब उतरेंगे तो आप एक स्मार्ट सिटी में दाखिल होंगे, और फिर स्मार्ट सिटी में दाखिल होंगे तो आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी होगी कि आपके पास डेटा भी है कि नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी होगा तो आपके पास जो डेटा फ्री होगा। मतलब ऐसे तमाम वादे थे। सबसे बढ़कर क्या था, देखिए, इस मुल्क में दो तीन चीजें बहुत हमें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि जो वोटर का एक बड़ा तबका है, वो ऐसा तबका है जिसे फिक्र होती है कि उसे रोजगार कैसे मिले। वोटर का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे फिक्र होती है कि जब वो अस्पतालों में जाए तो उसे वहां पर इलाज मिले, सस्ता इलाज मिले। वोटर का बड़ा तबका ऐसा होता है कि जिसमें एक बड़ा तबका जो है वो खेती पर बुनियाद रखने वाले लोग हैं, किसान हैं। उनकी उम्मीद होती है कि हमें किसानी के लिए, खेती के लिए जो कर्ज हमारे हैं वो माफ हो जाएं और दूसरे तमाम तरह के हमको सहूलियात मिले। तो इस सेक्शन को आप देखिए कि जो एक वादा था कि 2 करोड़ नौकरी सालाना, हर साल 2 करोड़, यानी 5 साल में 10 करोड़। अभी डेटा वोटा क्या है करंट, ये आप जान रहे हैं। अभी इत्तेफाक ऐसा है कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी की शरह है वो ये 2018-19 में आ गई है। तो ये तो सूरत हाल है। नतीजा ये है कि उस वक्त, दूसरी बात ये कि जो लगातार 2 टर्म यूपीए का रहा था, उसमें एक के बाद एक कई ऐसे गबन और घोटाले की बातें आ रही थी जिससे वाकई मतलब जो है अवाम में काफी मायूसी की कैफियत थी और अवाम को एक तब्दीली चाहिए थी। दूसरी तरफ जो तब्दीली जिस रोल मॉडल के तौर पर आया था, गुजरात मॉडल, विकास, तरक्की, तो उसमें एक बड़ा तबका ऐसा था वोटर का जो किसी भी पार्टी का रिवायती वोटर हुआ करता था, उसी में लगा कि चलो कुछ चेंज हो सकता है। नो डाउट बीजेपी के जो लीडरान, उनका दावा है कि बहुत काम हुए हैं। ये तो अब काम कितना हुआ है, रिपोर्ट कार्ड पे अंतिम जो मुहर है आखिरी वो तो वोटर लगाएगी, लेकिन इस बार वो मामला नहीं है। इस बार क्या हो रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। आपने 5 साल में जो पढ़ाई किया है, तो किया क्या। अब परफॉर्मेंस के बेस पे जब आपको जवाब देना है तो जो एग्जामिनर होता है, जो परीक्षार्थी का पेपर चेक करता है, वो खामोश रहता है, बोलता नहीं है कि मैं कितना नंबर तुम्हें दे रहा हूं। यहां तक कि बहुत करीब होते हुए नहीं बताता कि मैं तुम्हें कितना नंबर दे रहा हूं। तो इसी तरह का इस बार कोई लहर नहीं है। इस बार अंडर करंट एक जो है वो एहसास है, और वो अंडर करंट किधर जाएगा कहना मुश्किल है। आप देखिए, जिस चीजों को जो वादे थे, अगर उन वादों पे काम हुआ होता तो शायद ये भी बात कही जाती भाई कि देखिए हमने ये किया। क्या आपने सुना कहीं पे कि किसी एक बड़े बीजेपी के लीडर ने किसी इंतखाबी तशहीर में, किसी रैली में जीएसटी का जिक्र किया हो? क्या आपने सुना, आपको याद है किसी बड़े इंतखाबी रैली में किसी बड़े लीडर ने 2014 में जो वादे किए गए थे, बिल्कुल 2014 में जो वादे किए गए थे, जो कदम उठाए गए थे, 2019 में वो कहीं रैलियों में नजर नहीं आ रहे। और विशाल, मैजिक वॉल के जरिए भी हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम दूसरे मरहले की बात करते हैं, यूपी पर अभी हमने बात की, इसके अलावा अगर हम बिहार पे दूसरे मरहले की हम बात करते हैं, बिहार में कुल 40 सीटें हैं लोकसभा की, और आज 5 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे मरहले की अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं तो आज 5 सीटों पर यहां पर वोट डाले गए हैं, और ये 5 सीटें आपके सामने विशाल हैं। 2014 में अगर विशाल हम जाते हैं और खास तौर से इन 5 सीटों की अगर हम बात करते हैं, ये 5 सीटें बिहार की, ये 5 सीटें, तो इन 5 सीटों में 2014 में तस्वीर बड़ी दिलचस्प थी। मोदी लहर थी, बीजेपी का दबदबा था, लेकिन इन 5 सीटों में एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई थी। वो इस डेटा के जरिए भी, हम मैजिक वॉल के जरिए भी अपने नाजरीन को बता सकते हैं। विशाल आपसे नजदीक है, आप ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं नाजरीन को कि किस तरह से ये पूरा रहा था 2014 में।
इसमें दरअसल क्या है कि बीजेपी को इस बार आपको जो एक सीट दिख रही थी वो दरअसल इस बार बीजेपी के साथ कौन कौन सी पार्टियां हैं उसमें जेडीयू भी शामिल है। तो पिछली बार ये जेडीयू एक ऐसी जमात थी जिसने पूर्णिया से गलबन मुझे याद है, जी हाँ, पूर्णिया से एक जीत हासिल की थी। तो वही पूर्णिया की एक जीत इस बार के डेटा में वो हमें दिख रहा था। दरअसल देखिए अभी हमने यूपी का जिक्र किया, यूपी और बिहार सेकेंड फेज में यूपी में जो 8 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है उन तमाम 8 सीटों पर बीजेपी थी, बिल्कुल। और सेकेंड फेज में बिहार के जिन 5 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है उन तमाम 5 सीटों पर बीजेपी नहीं है, काफी बड़ा कंट्रास्ट, ठीक है, उल्टी तस्वीर है। तो अब आप ये महसूस कर सकते हैं कि यहां पर इस बार तब्दीली ये है कि इस बार फिर से एक बार अजीम इत्तेहाद जो बीजेपी यानी बिहार के लिए कहा जा रहा है, वहां पे कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जीतन मांझी की एक पार्टी है हम जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, तो आरएलएसपी जो है वो इस बार इनके फोल्डर में है और सीपीआई एमएल का भी उनको साथ मिला हुआ है, विकासशील इंसान पार्टी, ये वीआईपी, ये तमाम पार्टियां हैं जो इस बार कांग्रेस के साथ हैं, बिल्कुल, हाँ, सबको मिलकर। लेकिन अब आपसे देखिए फर्क क्या है थोड़ा सा, ये आरएलएसपी पहले एनडीए के साथ थी, इंतखाबात से ऐन कबल आरएलएसपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो वहां बिहार में एक बार ये नीतीश के साथ थे, बीजेपी के साथ हुआ करते थे एनडीए में, वो भी अलग हो गए। बहरहाल मेरा ये कहना है कि ये जो 5 सीटें हैं ये सीमांचल का इलाका है, ये सीमांचल कहते हैं, और सीमांचल सीमा मतलब सरहद, तो सरहद से जुड़े ये बालमानी हलके हैं और यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर शुरू से या तो आरजेडी या कांग्रेस एक आध 2 सीट उसका ये दबदबा रहा है। और जेडीयू को भी तभी यहां फायदा हुआ है जब जेडीयू ने किसी के साथ मिलकर वहां इंतखाब लड़ा। इस बार तस्वीर क्या है कि जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ है और कांग्रेस आरजेडी यहां पे, ये वो इलाका है जहां से आप देखिए इसका जो किशनगंज आप देख रहे हैं 10 नंबर की जो सीट है, मैं इसी पे बात करना चाह रहा था, किशनगंज पे बात करना चाह रहा था कि किशनगंज की इस बार क्या कुछ तस्वीर है। मौलाना असराउल हक जो कि 2014 में चुन के आए थे कांग्रेस की तरफ से, अख्तरुल ईमान जो कि एमआईएम के लीडर हैं, उनकी वजह से ये सीट इस बार काफी चर्चा में है। उन्होंने 2014 में सीट छोड़ दी थी, जेडीयू के उम्मीदवार वो थे और बहुत चर्चा में उस वक्त आए थे अख्तरुल ईमान। इस बार अगर इस सीट की हम बात करें, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि अब तो चुनाव हो चुके हैं, पोलिंग हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अब तो जो उनकी किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें मिली थी और जो हमारे नुमाइंदे वहां गए थे उन्होंने वहां से हालचाल लेके जो बताया था, तो उनका ये कहना था कि पहली बार ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM, एमआईएम भी कहते हैं शॉर्ट में, तो एमआईएम ने पहली बार हैदराबाद तेलंगाना से बाहर निकलकर एमपी की सीट के लिए किसी को कहीं पे कोई उम्मीदवार बनाया है जी। तो एक उम्मीदवार तो ये दूसरे मरहले में यहाँ से अख्तरुल ईमान है और एक और उम्मीदवार उन्होंने दिया है जो अगले मरहले में आने वाले औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो अख्तरुल ईमान को जो सीट दी है, इनकी उस बात को वहां के वोटर ने फरामोश नहीं किया है कि कैसे अख्तरुल ईमान ने जिस दिन नॉमिनेशन मतलब अपने नाम लेने वापस लेने का आखिरी दिन होता है, उस दिन इन्होंने नाम वापस ले लिया। अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, जेडीयू के पास मौका नहीं बचा था, वो किसी दूसरे कैंडिडेट को अपने सिंबल पे खड़ा कराए वहां पर, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि चूंकि असराउल हक साहब खड़े हैं यहाँ कांग्रेस से और काफी वो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं बैठ जाऊं, मैं इंतखाबी मैदान में न रहूं, ऐसा ना हो कि वोट बढ़ जाए और किसी और का फायदा हो जाए। तो ये जो उन्होंने कुर्बानी, वहां के लोग जिसे कुर्बानी का लफ्ज देते हैं कि उन्होंने अपनी एक तरह से सियासी कुर्बानी दी होगा उन्हें, तो बहुत मुमकिन है कि अख्तरुल ईमान को इसका फायदा वहां पर मिले। लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी को लेकर वहां पर लोगों में क्या जहन है, क्योंकि आप देखिए बिहार के असेंबली इंतखाबात में वहां कई सीटों पर एमआईएम ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली थी। तो क्या असेंबली इलेक्शन और ये लोकसभा के इलेक्शन में कुछ फर्क है, और क्या एमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी वहां के अवाम को ये फर्क समझा पाए हैं, ये इस पर डिपेंड होगा। और 23 मई को ये सवाल हो जाएगा। लेकिन विशाल, टाइम बहुत कम बचा है। अगर हम साउथ की रियासतों की तरफ चले जाते हैं, खासतौर से तमिलनाडु पर अगर हम फोकस करते हैं, यहाँ की कुल 39 में से 38 सीटों के लिए आज वोट डाले गए, पोलिंग हुई। इसके अलावा कर्नाटक की भी सीटों को इसमें हम जोड़ लेते हैं। साउथ की अगर इन सीटों की हम बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये
दूसरे मरहले की अगर हम बात करें, कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन सीटों का, खासतौर से अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंस तो यहाँ टैली से साफ दिख रही है कि 2014 में AIADMK ने तमिलनाडु में 36 सीटें जीती थी और जो सबसे ज्यादा थी। उसके बाद किसी ने सबसे ज्यादा सीट हासिल की थी तो 27 सीटें बीजेपी ने, कांग्रेस ने 12 ने। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि AIADMK इस बार साथ में किसके है। अब आप देखिए कि AIADMK के साथ अभी कौन है इस बार 2000 में, इस बार साथ में कौन कौन है। इस बार AIADMK के साथ ADMK है, बीजेपी है, PMK है और TMCH है, MD। मैं आपको कह रहा था 7-8 पार्टियां हैं। तो अब आप देखिए कि 37 सीटें अकेले बेसिकली AIADMK है, जिसके लीडर जयललिता हुआ करती थी। इस बार वाकई तमिलनाडु में लोग मिस कर रहे हैं। तमिलनाडु पहली बार वहां एक पार्लियामेंट्री इंतखाबात ऐसा हो रहा है कि जब ना तो वहां पर AIADMK की दूसरे मरहले में विशाल ये एक अहम रोल अदा करेगा तमिलनाडु, मुझे कहा जा रहा है, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। लेकिन नाजरीन, लगातार न्यूज़ 18 उर्दू की नजर इन चुनाव पर बनी रहेगी। 2 मरहले मुकम्मल हो गए हैं, किस तरह की तस्वीर होगी। आज 95 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। लेकिन लगातार आप न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़े रहिए, पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।